हेलो गाइस, आई मैरिड माय फादर इन लॉ के लॉन्ग पार्ट को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। मिस्टर सन बाकी सभी लोगों से घिरे हुए होते, वो कहते हैं कि ये बहुत बुरा है और बाकी सभी उनसे कह रहे होते कि ये आपका कुत्ता है, ये आपका कुत्ता है, मुझे इनाम के पैसे चाहिए। तभी ज़ेन हाओ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी ओर खींच के कहता है, मिस्टर सन चलो यहाँ से अब भागते हैं, और एक प्यारी सी स्माइल देता है। मिस्टर सन उसे देख रहे होते हैं। तभी ज़ेन हाओ मिस्टर सन का हाथ पकड़े तुरंत वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मिस्टर सन मुझे कस के पकड़ लो। वो क्यों को भी अपने हाथ में लेके भागता है और लोग उन दोनों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हे हमारा इनाम दो, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि उन लोगों को पकड़ो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते भागते कहीं आके रुकते हैं। ज़ेन हाओ थक के कहता है, आखिरकार हम लोगों ने उन लोगों से छुटकारा पा लिया। उन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल था। तभी मिस्टर सन अपना हाथ ज़ेन हाओ से झटके से छुड़ा लेते हैं। तो ज़ेन हाओ मिस्टर सन से पूछता है क्या गलत है, और मिस्टर सन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कुछ नहीं। फिर ज़ेन हाओ कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैंने आपको पहले गलत समझा था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मिस्टर सन जाते हुए कहते हैं, चलो यहाँ से देर हो गई है। ज़ेन हाओ सोचता है, लेकिन मिस्टर सन ने इस बार ना अपना आपा खोया और ना ही मुझे पीटा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रात के समय मिस्टर सन के विला में मिस्टर सन सो रहे होते हैं और सपने में ज़ेन हाओ और उनका किस याद आ रहा होता है। वो सही से सो नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उठ के बैठ के कहते हैं, क्यों मैं हमेशा इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी वहाँ दरवाज़ा खोल के ज़ेन हाओ आके कहता है, मिस्टर सन तुम अभी तक सोए नहीं। और मिस्टर सन उसे देख के कहते हैं, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और ज़ेन हाओ कहता है, मैं तो यहाँ सोने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या तुमको यहाँ सोना चाहिए? क्या तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोने का फैसला करने से पहले मेरी अनुमति ली? क्या तुमको ये गलत नहीं लगता? तो ज़ेन हाओ कहता है, मिस्टर सन आप अचानक से इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? फिर मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुमने कभी दो आदमियों को हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हुए देखा है? यह सुन के ज़ेन हाओ कहता है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसा नहीं करते, हम एक साथ में सोते हैं। पर ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी बात भी सही है। यह कहते हुए वह तकिया उठाता है और कहता है, तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। ओहो मिस्टर सन आप ज़ेन हाओ को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ही ने तो उसे बाहर जाने के लिए कहा है। ज़ेन हाओ कमरे से बाहर जाके दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पे खड़ा होता है बेचारा ज़ेन हाओ। पर कोई बात नहीं ज़ेन हाओ, विला में और भी बहुत सारे कमरे हैं और अंदर मिस्टर सन को अभी भी नींद नहीं आ रही है। तो ज़ेन हाओ को बाहर ही क्यों निकाला? सीन शिफ्ट होता है। ज़ेन हाओ चिल्लाता है, फू फू ये देखो, मुझे मिस्टर सन की एक पुरानी तस्वीर मिल गई है। तो फू पूछती है, तुम्हें यह कहाँ पे मिली? दोनों लोग ना हफ्ते भर की सफाई करने बैठे हैं। मैंने इसे तब देखा जब मैं बुक्स को अलमारी में रख रहा था। देखना क्या ये आदमी मिस्टर सन है? वह बहुत छोटे हैं। फू कहती है, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे हैं ना, बिना किसी झुर्रियों के। आप लोगों को गाइस मिस्टर सन कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ये बहुत क्यूट लगे। ज़ेन हाओ चिल्लाते हुए कहता है, रुको ये आदमी कौन है? फू पूछती है, कौन सा आदमी? ज़ेन हाओ कहता है, मिस्टर सन उसकी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं? फू कहती है, ज़ेन हाओ आप इस अजीब बात पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्या आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मेरे डैड ने ड्रेसिंग सूट पहना हुआ है? लेकिन इस बारे में बात करना वाकई बहुत अजीब है। मुझे देखने दो, यह कौन है? फू उस आदमी की तस्वीर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और ज़ेन हाओ पूछता है, क्या आप उससे जानते हैं? यह कौन है, मुझे भी बताओ। फू कहती है, खैर वह मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। वह एक रेसिंग ड्राइवर था और एक रेसिंग दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने कभी अपने डैड को यह कहते नहीं सुना कि वो एक टीम में थे। ज़ेन हाओ तुम्हें मेरे लिए मेरे डैड से इसके बारे में पूछना चाहिए। ज़ेन हाओ ये सब सोचते हुए अपना ग्लव्स पहनता है और कहता है, मुझे कैसे ये सब पूछना चाहिए? तभी मिस्टर सन उसे आवाज़ देते हैं, ज़ेन हाओ ऐसे समय पे तुम अचंभित हो सकते हो।
ध्यान दें, यह डेंटल इम्प्लांट सर्जरी है। दांत निकालने की तुलना में यह तकनीकी रूप से अधिक कठिन है। क्या तुम यह कर सकते हो? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं कोई और दूसरा डेंटिस्ट ढूंढ लूं। जैनब कहता है, नहीं नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत सुधार किया है। मैं अब नौसिखिया डेंटिस्ट नहीं हूँ और मैंने लंबे समय से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। मैं और कोई गलती नहीं करूँगा। मिस्टर सन को जैनहाउ चेयर पे लेटा के लाइट को ऑन करता है और उनसे कहता है, मिस्टर सन, आप अपना मुंह खोलिए। मुझे जांच करने दीजिए कि गलती से निकाला गया दांत कहाँ हुआ करता था। यह कहकर उनके मुंह में अपना हाथ डाल के देखने लगता है कि कहाँ से उनका दांत निकाला गया है, और इस तरह से अपना सिर को थोड़ा झुकाइए। क्या इसे दबाने से दर्द होता है? और वह जोर से दबाता है, जिससे मिस्टर सन चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, जिससे उनका सर जैनहाउ के चिन्ह पे लगता है और जैनहाउ अपना चिन्ह सौराने लगता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, जैनहाउ, तुमने क्या ये जानबूझकर किया? बेहतर होगा कि मैं इसे एक दिन के लिए भुला दूं। मैं कोई और दूसरा डेंटिस्ट ढूंढ लूँगा। जैनहाउ मिस्टर सन को फिर से लेटाते हुए कहता है, नहीं, इस बार मैं जेंटल रहूँगा। ये कहकर मिस्टर सन के मुंह में वो अपने सारे के सारे हाथ को डाल देता है और मिस्टर सन लड़खड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। और जैनहाउ कहता है, मत, मुझे मत काटो, अपना मुंह थोड़ा चौड़ा खोलो। मिस्टर सन, बी गुड। बेचारे मिस्टर सन, वो ये सब सहन कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सन उन व्यक्ति को क्यों देख रहे थे? जैनहाउ ये सब फिर से अपने मन में सोचने लगता है, उनकी नज़र का वास्तव में क्या मतलब था। मिस्टर सन को दर्द होता है तो जैनहाउ का हाथ फोर्सफुली हटा देते हैं और जैनहाउ उसे खांसते हुए कहते हैं, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। जैनहाउ हाथ जोड़ के मिस्टर सन से कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर सन कहते हैं, कभी नहीं। तो जैनहाउ कहता है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं इस बार अच्छा नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे महल से बाहर चला जाऊँगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे विला से। मिस्टर सन गुस्से से कहता है, मैं मना करता हूँ। व्हाट, रियली? जैनहाउ कहता है, हाँ सच में, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम सहमत हो तो चलो इसे शुरू करते हैं। उसके बाद मिस्टर सन मिरर में अपने दांतों को देखते हैं तो जैनहाउ मिस्टर सन से कहता है, देखो, मैंने उस जगह पर भर दिया है जहाँ से मैंने गलत दांत निकाला था। यह बिल्कुल असली दांत जैसा ही है। मैंने तुमसे कहा था कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये सुन के मिस्टर सन अपने मन में कहते हैं, डैम इट, वह इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे ठीक कर सकता है? क्या वह विला से इतना अट्रैक्ट है? और जैनहाउ हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे बाहर नहीं जाना। और मन में कहता है, क्या मैं उससे फ़ोटो के बारे में पूछूं? और चेयर को घुमाते हुए कहता है, क्या मैं करूं? फू भी इस बात को लेके चिंतित है। मुझे पूछना चाहिए। मुझे ये बात कैसे पूछना चाहिए? और मिस्टर सन जैनहाउ को रोकते हुए कहते हैं, घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। तुमने मुझे कितनी एनेस्थीसिया दी है, मैं अभी भी सुन कैसे महसूस कर रहा हूँ। तभी जैनहाउ मिस्टर सन से पूछता है, मिस्टर सन, फू के बायोलॉजिकल फादर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिस्टर सन शॉक्ड होकर अपना मुंह पूछते हुए कहते हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। तुमने ये क्यों पूछा? जैनहाउ कहता है, दरअसल फू और मैंने आपकी टीम की एक तस्वीर देखी। हमें यह तब मिली जब हम सफाई कर रहे थे। मिस्टर सन की इस रिएक्शन से ऐसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं, फू, क्या उसने भी इसे देखा? जैनहाउ कहता है, हाँ, वह मेरी तरह ही इसे जानने के लिए जिज्ञासु है। मैं पिक्चर में दिख रही प्रतियोगिता को जानता हूँ। ये राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप है। और मिस्टर सन चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं। ये इंडस्ट्री में एक हैवी वेट इवेंट है। चूँकि तुम प्रतियोगिता जीत सकते थे तो तुमने उसके बाद रेसिंग जारी क्यों नहीं रखी? क्या इसका फू के फादर के साथ कुछ लेना देना है? मिस्टर सन अपना कोट उठाते हुए कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ऑपरेशन ख़त्म हो गया है?
तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ज़ेनहाओ कहता है, यदि तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फू के बारे में क्या? ये सुन के मिस्टर सन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ज़ेनहाओ कहता है, क्या इसे फू को जानने का अधिकार नहीं है? मिस्टर सन अपना कोट पहनते हुए कहते हैं, मैं ये फू के लिए कर रहा हूँ, उसकी देखभाल करने के लिए, एक स्थिर जीवन देने के लिए मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। तुम इसे किसी भी तरह से नहीं समझ सकते। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है, तुमने ज़रूर फू से कुछ छिपाया है। तुम और वो मैं मिस्टर सन अपने कोट में बटन लगाते हुए कहते हैं, मैंने बहुत कुछ कह दिया। ज़ेनहाओ कहता है, फाइन, क्या तुम वापस जा रहे हो? वो अपना कोट उतारते हुए कहता है, 10 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, हम एक साथ जा सकते हैं। पर मिस्टर सन नहीं सुनते और जाते हुए कहते हैं नहीं, और वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। और ज़ेनहाओ अंदर से कहता है, व्हाट मिस्टर सन? ज़ेनहाओ अपने मन में सोचता है, पिछली बार जब से हमने क्यों को ढूंढा था, वह मुझे से इतनी दूर हो गए हैं कि वह मुझे डांटते भी नहीं। ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए हैं। हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओजिन की आवाज़ आती है, ये सभी आज के लिए है, क्लास के बाद आपको मन लगा के स्टडी करना चाहिए। आप लोगों का जीवन आपके हाथों में है, आपको राह पर अकेलापन महसूस होगा। याद रखें, सीखना जीवन की चलने वाली प्रक्रिया है, और जहां आप अपना समय व्यतीत करेंगे आप उसी चीज़ में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे जैसा विद्वान बनना चाहते हैं तो कृपया याद रखें कि मैंने आज आपको क्या सिखाया है। सभी बच्चे ओके प्रोफेसर बोलते हैं, और के बोर होने के बाद कहता है, क्या पाखंड है। प्रोफेसर गाओ अपने ऑफिस में कॉमिक को पढ़ते हुए कमेंट कर रहे होते हैं, जैसा कि कॉमिक पढ़ते हुए हम सभी करते हैं कि ये ऐसे होता चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, तभी उनका कॉमिक ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ कैसे रुक सकते हो? मुझे फिर से इंतज़ार करना होगा। डैम इट, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने का भी मूड नहीं कर रहा। तभी पीछे से के आके कहता है, तो फिर आप हमेशा अपना सारा समय कॉमिक पढ़ने में बिताते हैं प्रोफेसर। और प्रोफेसर गाओ चौक के अपना कॉमिक छिपाते हुए कहते हैं, के ज़ेनान, तुमने आते समय दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? के क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, आपने मुझे गलत समझा प्रोफेसर, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आप इसमें इतने खो गए थे कि आपने मुझको नज़रअंदाज कर दिया। प्रोफेसर गाओ कहता है, रियली, मुझे लगता है कि शायद तुमने दरवाज़ा ज़ोर से नहीं खटखटाया। कि इंस्टेंट नूडल्स का डब्बा देखते हुए कहता है, प्रोफेसर, क्या आपको इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है? ये सुन के प्रोफेसर गाओ इंस्टेंट नूडल्स को देखता है कि प्रोफेसर गाओ के करीब जाके क्रीपी वे में कहता है, अन्यथा आप इंस्टेंट नूडल्स के कप को ढकने के लिए अपने स्टूडेंट के द्वारा दिए गए गिफ्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जिसे आपने एक पल पहले कहा था कि आपको ये बहुत पसंद आया। और अगले ही पल ठीक होके कहता है, क्या उस दिन मैंने कुछ गलत समझा था? प्रोफेसर गाओ बात संभालते हुए कहता है, हाँ, आप गलत हैं, मैंने लंबे समय से इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाए क्योंकि मैं हेल्दी डाइट पे था। के हंसता है और अपने मन में कहता है, वो अभी भी दिखावा कर रहा है। के गाओजिन के पास जाके कहता है, दिखावा करना बंद करो, आपने खुद को बेनकाब कर दिया है। और गाओजिन घबराते हुए कहता है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर खुद को बचाते हुए कहता है, क्या आप क्या चाहते हैं? यह मेरा ऑफिस है। और के उनके पास मुस्कुराते हुए आता है और गाओजिन डेस्क पर चढ़ जाता है और कहता है, मेरे नज़दीक मत आओ। जैसे ही मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा तो कोई तुरंत आ जाएगा। के गाओजिन का हाथ पकड़ के कहता है, सच में? एक कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? और गाओजिन के नज़दीक आते हुए कहता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप नहीं चाहते कि मामला उजागर हो। क्या आप चाहते हैं प्रोफेसर गाओ? प्रोफेसर गाओ खुद को बचाते हुए कहता है, मिस्टर के ज़ेनान, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने प्रोफेसर के साथ रिस्पेक्ट से पेश आए, वरना मुझे आपके माता पिता को आज आपके दफ्तर में घुसने के बारे में बताना चाहिए।
मैं आपको सलाह देता हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप ऐसा करना बंद कर दें। के प्रोफेसर गाव का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, हिलो मत, मुझे देखने दो। और प्रोफेसर गाव अपना हाथ छोड़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर के ज़ेनान, चलो बात करते हैं, पहले मुझे जाने दीजिए और आपको अपने किए गए भरपाई करने का मौका मिलेगा। पर के तो गुस्से से गाव जिन के हाथों की ओर ही देख रहा होता है और उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था कि हिलना बंद करो। और फाइल लेने के चक्कर में मिस्टर नूडल्स नीचे गिर गया। और के गुस्से से कहता है, दिखावा करना बंद करो। यह मत सोचो कि मेरी उम्र के लड़के बहुत भोले होते हैं और उन्हें धोखा देना आसान है। यदि मैं आपके पसंदीदा स्टूडेंट को इस बारे में बताऊं तो क्या वो आप पर थूकेगा और आपसे घृणा करेगा? प्रोफेसर गाव, जो हमेशा स्टूडेंट के प्रति दयालु रहे हैं, वास्तव में एक पाखंडी व्यक्ति है। आपका बिहेव बहुत डिस्गस्टिंग है। मुझे आश्चर्य है कि जब वे सच्चाई सुनेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो कोलैप्स हो जाएंगे या नॉट इफेक्टिव होगा या कुछ और। वैसे भी वास्तव में जानते हैं कि गाव जिन एक दिखावटी और निष्ठाहीन व्यक्ति है। ये सुन के तो गाव जिन डर जाता है, पर के फाइल को देखते हुए कहता है, शायद मैं सच्चाई जानने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर गाव? के फाइल को पढ़ने के बाद कहता है, यह क्या है? और गाव जिन कहता है, मैं अब और दिखावा नहीं करूँगा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे कारण परेशान हूँ। और थोड़ा क्रीपी वे में कहता है, मुझसे अपना हाथ हटाओ, तुम परेशान करने वाले स्टूपिड किड हो। गाव जिन का ये बात करने का तरीका देख के मुस्कुराता है और हम मिस्टर सन के विला पे चलते हैं। रात का समय है। मिस्टर सन और जेन हाउ डिनर टेबल पे खाना खा के जेन हाउ कहता है, मेरा पेट बहुत भर गया है। मिस्टर सन हामी भरते हैं और अपना मुंह पोंछते हुए कहते हैं, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? जेन हाउ कहता, ओह आई एम सॉरी, मैं फिर से भूल गया। तभी जेन हाउ झटके से खड़ा होता है और धीरे से बाव लेते हुए कहता है, आपके अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद मिस्टर सेन, मैं पहले जाऊंगा। और मिस्टर सेन भी बाव से कहते हुए कहते हैं, ठीक है, धन्यवाद, आपने आज अच्छा खाना बनाया। जेन हाउ और झुकते हुए कहता, आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। मिस्टर सेन भी थोड़ा सा और झुकते हुए कहते हैं, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। और जेन हाउ अपना सर पटकते हुए कहता है, आप भी जाके अपने कमरे में आराम कीजिए। और मिस्टर सन कहते हैं, अच्छा काम किया तुमने, हम फिर से कल इसे करेंगे। और हम दीवार पे देखते हैं कि टेबल लगा हुआ है ये सब करने का, एक अच्छा व्यक्ति बनने का। मिस्टर सन जेन हाउ को सुधारी देना। वाओ। तभी दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। दोनों जाके खोल के देखते हैं। जेन हाउ कहता है, बहुत देर हो गई है, कौन है? के? और के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है, गुड इवनिंग जेन हाउ और मिस्टर सेन, मैं यहाँ क्यों क्यों से मिलने आया हूँ। और क्या फू घर पर है? दोनों एक साथ कहते हैं। जेन हाउ कहता है कि वो मॉल गई है और मिस्टर सेन कहते हैं वो काम पर गई है। थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है तो के कहता है, आखिरकार वो पृथ्वी पर कहाँ है? तो मिस्टर सेन कहते हैं मॉल और जेन हाउ कहता है काम पर। के पूछता है, जब फू घर पर होती है तो मिस्टर सेन घर पर क्यों नहीं होते? और इसके अपोजिट मिस्टर सेन कहते हैं, वास्तव में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या आपने उस पर ध्यान दिया जेन हाउ? जेन हाउ कहता है, नहीं, ये असंभव है। और देखो गाइस, मिस्टर सेन जेन हाउ को चिमटी काट रहे हैं और जेन हाउ की हालत थोड़ा देखो। वो कहता है, वास्तव में उसे देर हो जाएगी, तुम कल आ सकते हो। और मिस्टर सेन उसे चिमटी काटते हुए कहते हैं, सही, फू कल घर पर होगी। तभी वहाँ पे एक पंख उड़ते हुए आ जाता है जिससे कि मिस्टर सन चीख देते हैं और भांडा फूट जाता है, क्योंकि के सामने ही मिस्टर सन फू में बदल जाते हैं। जेन हाउ ऑकवर्डनेस में हंस रहा होता है और के कहता है, मिस्टर सन और फू एक ही शरीर साझा कर रहे हैं, मैं सही था। जेन हाउ फू को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम फू की तलाश में नहीं थे? देखो, वह मॉल से वापस आ गई है, अब उससे बात करो। और फू भी कहती है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और फू कहती है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई।
ये सब सुन के के कहता है, क्या मैं बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? और जैनहाउ अपना सर पकड़ के कहता है, आखिरकार इसका पर्दाफाश हो गया। और के हंसते हुए कहता, मैं सही था। हाँ, यह मेडिकल कॉलेज की लैब है। जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं यहाँ आकर रिसर्च करता हूँ। के ने जैनहाउ और फू के सर पे कुछ पहनाया होता है और जैनहाउ कहता है, तो तुम रिसर्च करने के कारण अपने स्टडी पर ध्यान नहीं देते हो। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? ये सुन के जैनहाउ अपने हाथ में गाओजिन से लिया हुआ रिसर्च पेपर दिखाते हुए कहता है, नहीं गाओ, क्या आप जानते हैं कि यह कैसा संयोग है? जिस प्रोजेक्ट पर मैं क्लास में काम कर रहा हूँ उसका कुछ लेना देना है, जिसमें मैं अभी आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मुझे इसका एहसास आज सुबह गाओजिन के ऑफिस में हुआ। आपका और फू के वेडिंग प्लेस वह सब्जेक्ट है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। विशेष चुंबकीय क्षेत्र है। इसलिए मेरा अनुमान है कि फू और मिस्टर सेन उस समय चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए होंगे और इसलिए तब से वे एक ही शरीर साझा कर रहे हैं। ये सब वो अपनी नाक ऊंची करते हुए कह रहा होता है और फू खुश होते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत होशियार हो। जैनहाउ भी खुश होते हुए कहता है, तो गाओजिन तुम्हारा टीचर है। यह कह के वो गाओजिन के पास फ़ोन मिला के कहता है, नमस्ते गाओजिन, आप क्या कर रहे हैं? और उसे यहाँ बुलाने ही वाला होता है, तभी पीछे से के चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन दोनों को एक फ़ाइल दिखाते हुए कहता है, देखो, ये उन जानवरों का डेटा है जो बेस पर पाए गए। बिना किसी अपवाद के उन सभी को क्रूर प्रयोग और चिकित्सीय विच्छेदन का सामना करना पड़ा। क्या आप अलग थलग रहना चाहते हैं और सब्जेक्ट के रूप में आपके साथ व्यवहार किया जाएगा? यह कहकर वो फाइल बंद करता है। जैनहाउ और फू डर जाते हैं और वो कहता है, तो अब मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आइए प्रयोग शुरू करें। उस पर लेट जाओ, मुझे कुछ ऑपरेशन करने दीजिए और मिस्टर सेन को फू के शरीर से अलग किया जा सकता है। लेकिन फू कहती है, क्या ये सीटी मशीन नहीं है? जैनहाउ भी कहता है, वहाँ दो क्यों हैं? क्या मैं भी एक साथ बिजली से जगमगाऊंगा? के कहता है, चिंता मत करो, सीटी मशीन सिर्फ एक सहायता है। फोकस आपके सिर पर ब्रेन वेव चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइस पर है। सीटी मशीन को मेरे द्वारा प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करने के लिए संशोधित किया गया है और फिर मैं आपके कॉर्टिकल थैलेमस गैर विशिष्ट प्रक्षेपण प्रणाली गतिविधि को बदलने के लिए चार्ज स्थानांतरित करूंगा। जब घटना घटी, आप तीनों करंट के संपर्क में आए थे। अब हमें उस समय की स्थिति को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए हाउ को एक साथ होना चाहिए, समझे? किसी को भी समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाती हूँ क्योंकि ये विज्ञान है भाई, मेरे को भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। ब्रेन वेव चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइस सर पे पहनने के बाद जो दिमाग के द्वारा तरंगे निकलेंगी उसको वो मशीन कैचअप करेगा। उसके बाद के बिजली के झटके देगा जिससे कि फू और मिस्टर सेन अलग हो जाएंगे। जैनहाउ को भी मिलेगा क्योंकि जैनहाउ भी उस वक्त वहीं पे मौजूद था। बेचारा बेफिजूल में झटके खाएगा। समझ में आया तो ठीक, वरना मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। देखो गाइस, फू कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। कहती है कि मुझे समझ में आ गया है, चलो इसे शुरू करते हैं। पर जैनहाउ शक करते हुए कहता है, अरे ध्यान से सोच लो फू, क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ कर दे के? फू कहती है, क्या होगा अगर? वैसे भी हम अभी ऐसी भयानक स्थिति में हैं, क्या ये और भी बदतर हो सकता है? हमें किस बात का डर है? और क्या होगा अगर यह वास्तव में मुझे और मेरे डैड को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद कर सकता है? क्या हमारे पास अभी भी सफलता की 50-50 संभावना नहीं है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास सचमुच कोई मौका नहीं होगा। क्या आप सचमुच अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हैं? ये सब सुन के जैनहाउ कहता है, क्या हम सफलता की संभावना की गणना इसी प्रकार करते हैं? लेकिन आपकी बात भी सही है, तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। फू सीटी मशीन पे लेटते हुए कहती है, हेजिटेट करना बंद करो जैनहाउ,
और के उसे सीटी मशीन पे बांधते हुए कहता है, क्या ये फू टाइट है? फू फिर चिल्लाते हुए कहती है, चलो अब इसे शुरू करो। और जन हाउ के से कहता है, मैं बस मिस्टर सन और फू की खातिर इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। के कहता है, ठीक है हाउ, यहाँ आओ और लेट जाओ। फिर जन हाउ कहता है, जन के अगर हमें कुछ हुआ तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। के कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। और अपने मन में कहता है, मैं अपने रिसर्च में उस आदमी से आगे निकल जाऊंगा। यह कह के वो बटन दबा देता है, जिससे जैन हाउ और फू को बिजली के झटके मिलते हैं। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और बिजली के झटकों की वजह से बिल्डिंग में पूरा धुआं धुआं हो जाता है। जैन हाउ के का नाम लेते हुए चिल्लाता है, जैन के। खांसते हुए कहता है, जैन के बाहर आओ, जैन के। और फिर खांसने लगता है। और पीछे से के कहता है, हाउ चिल्लाना बंद करो। जैन हाउ सामने देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, कहता है, ये क्या है? तो जब दोनों ही सामने देखते हैं तो दोनों के दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जैन हाउ कहता है, मिस्टर सन। अब मेडिकल कॉलेज के लैब में दोनों भाई घूर रहे होते हैं मिस्टर सन को। मिस्टर सन पूछते हैं, तुम सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो और मैं कहाँ हूँ? मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, और सेक्सी भी, जिसकी वजह से जैन हाउ भी रजिस्टर नहीं कर पाता है और मिस्टर सन के गाल को पिंच करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे चेहरे में क्या गड़बड़ है? तुम इतने जवान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी ज़ुरिया कहाँ है? क्या आपको कुछ गलत लग रहा है? के देखो तुमने मिस्टर सन के साथ क्या कर दिया? मिस्टर सन अपना गाल छुड़ाते हुए कहते हैं, अपना हाथ मुझसे हटाओ। तुम्हें मुझे छूने की इजाज़त किसने दी और तुम हो कौन? जैन हाउ कहता है, मैं जैन हाउ हूँ। मिस्टर सन पूछते हैं, क्या जैन हाउ? क्या आपका नाम जैन हाउ है? अजीब लग रहा है। तभी जैन हाउ के पीछे से के उसे पोक करते हुए कहता है, हाउ। और वहाँ से भागते हुए कहता है, अचानक मुझे याद आया कि मुझे रिसर्च पेपर में कुछ ठीक करना है, इसलिए मुझे डॉर्मेटरी में वापस जाना होगा। के अलावा मैं लैब को उड़ाने के बारे में आपका सीक्रेट भी रखूँगा। कि कितना ज़्यादा बदमाश है, लैब उड़ाया इसने, नाम लगा दिया मिस्टर सन और जैन हाउ पर। पीछे से जैन हाउ कहता है, हे जैन के वहीं रुको। ये कह के दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के पीछे से कहता है, बाय बाय, मुझे कांटेक्ट मत करना। बेचारा जैन हाउ गुस्सा करते हुए रह जाता है। तभी मिस्टर सन उससे पूछते हैं, हे क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लैब के बाहर रोड पे दोनों चल रहे होते हैं। तभी जैन हाउ मिस्टर सन से पूछता है, मिस्टर सन क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? इसके अलावा हमारा घर का रास्ता वो नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तभी मिस्टर सन पीछे मुड़ के कहते हैं, किसने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? तुम आखिरकार हो कौन? और जैन हाउ अटक अटक के कहता है, मैं तुम्हारा। तभी मिस्टर सन कहते हैं, ओह मुझे समझ आ गया, मुझे पता है तुम कौन हो। जैन हाउ खुश होते हुए कहता है, सच में? मुझे पता है कि तुम मुझे भूल नहीं सकते। और मिस्टर सन फिर कहते हैं, तुम हो मेरे बॉडीगार्ड जिसे मेरे फैमिली ने भेजा है ना? और अचानक से जैन हाउ बॉडीगार्ड के ड्रेस में प्रकट होकर कहता है, हाँ मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, जैन हूँ। ये सब मिस्टर सन इमेजिन कर रहे होते हैं, पर जैन हाउ कहता है, नहीं मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं जैन हाउ हूँ। पर क्या मिस्टर सन उसकी बात सुनेंगे? नहीं, वो कहते हैं, तुम्हें बॉडीगार्ड ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तुम मेरे परिवार द्वारा मेरा पता जानने के लिए गुप्त रूप से मेरा पीछा करने का एक बहाना मात्र है। वापस जाओ और उनसे कहो कि मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है और मैं वापस जाकर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मजबूर मत करो। मुझे फैमिली बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी जैन हाउ मिस्टर सन से कहता है, मिस्टर सन नहीं, यंग मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? मिस्टर सन हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये तो मज़ेदार है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्या तुम्हें इससे कोई मतलब है कि मैं 19 साल का हूँ? जैन हाउ ये सब समझते हुए कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मुझे नहीं जानता, उसका दिमाग फिर से 19 साल का हो गया है। दैट मेकिंग सेंस।
जेनहाओ के दिमाग में ये चलता है मिस्टर सेन अब मुझसे 7 साल छोटा है, वो कितना ज़्यादा क्यूट है। गाइज आप लोगों को क्या लग रहा है, मिस्टर सेन क्यूट है कि नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। मिस्टर सेन क्यूट तरीके से कहते हैं, आह ठीक है, मैंने आज उनसे खेल देखने जाने का वादा किया था। बॉडीगार्ड क्या समय हो रहा है? जेनहाओ समय बताते हुए कहता है, यंग मास्टर 2:03 PM हो रहा है। मिस्टर सेन नर्वस होते हुए कहते हैं, क्या इतनी देर कैसे हो गई? ओह नहीं, खेल शुरू होने वाला है। जेनहाओ पीछे से पूछता है, कौन सा खेल? और अगले ही पल मिस्टर सेन किसी से लिफ्ट मांग रहे होते हैं हाथ रुक के, और जेनहाओ चिल्लाता है पीछे से कि क्या मिस्टर सेन, नहीं यंग मास्टर, इधर उधर मत भागो, कम से कम घर जाओ और बाहर जाने से पहले कुछ कपड़े तो पहन लो। और मिस्टर सेन लिफ्ट मांगते हुए कहते हैं, नहीं मुझे तुरंत वहाँ जाना है। एक आदमी अपना कार रोकता है, वाह ये तो टकला है। मिस्टर सेन उससे कहते हैं, लॉन्गसन इंटरनेशनल रेसिंग सेंटर जाने के लिए। और वो टकला आदमी कहता है, मैंने इस जगह के बारे में नहीं सुना है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, क्या तुमने लॉन्गसन इंटरनेशनल रेसिंग सेंटर के बारे में कभी नहीं सुना? और वो टकला आदमी अपना शीशा बंद करते हुए कहता है, मुझे इस बात की जानकारी कैसे होगी, ये कैसा पागल है। दोनों खड़े होकर ये सुन रहे होते हैं। मिस्टर सेन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और जेनहाओ पीछे अपने मन में कहता है, इंटरनेशनल रेसिंग सेंटर। वो टकला आदमी अपना कार लेके जाता है तो मिस्टर सेन पीछे से कितनी ज़्यादा क्यूट तरीके से उसकी कार पर लात मारते हुए कहते हैं, बॉडीगार्ड जल्दी से कार तैयार करो। जेनहाओ पीछे से कहता है, यस यंग मास्टर, और मिस्टर सेन के सर पे हेलमेट ला के पहना देता है। और मिस्टर सेन हेलमेट पहन के खड़े होकर सोच रहे होते हैं, मेरा परिवार मुझे बहुत परेशान कर रहा होगा, इसलिए मैं कार भी नहीं चला सकता और मुझे इस मोटरसाइकिल पर बैठना है। जेनहाओ खुश होकर अपने मोटरसाइकिल की ओर इशारा करते हुए कहता है, यंग मास्टर यहाँ प्लीज़ बैठिए। मिस्टर सेन चौंक के कहते हैं, रुको, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे बैठूं? मुझे तुम्हारे पीछे बैठना पसंद नहीं है, ये बहुत इनसिक्योर है, मेरा बट हवा की वजह से एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ बहुत ठंडा है। ये कह के मिस्टर सेन आगे बैठने लगते हैं तो जेनहाओ कहता है, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, मैं सबसे सेफ प्लेस पर बैठना चाहता हूँ। ये कह के मिस्टर सेन जेनहाओ के सामने एक गोद पे आके बैठ जाते हैं, जिससे जेनहाओ के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, अब ये बहुत अधिक आरामदायक है, लेट्स गो, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन रेड लाइट होने की वजह से वो लोग सिग्नल पर रुके होते हैं तो मिस्टर सेन कहते हैं, हे तुम गाड़ी चलाते समय मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सड़क की तरफ क्यों नहीं देखते? ये सुन के जेनहाओ कहता है, कैसे मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ ही कैसे सवारी कर सकता हूँ? तो मिस्टर सेन कहते हैं, मैं वो मोटरसाइकिल नहीं हूँ जिस पर तुम सवारी कर रहे हो, तुम इसे ऐसे क्यों नहीं चला सकते? तुम देखो मैं इसे अच्छे तरीके से चला सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मिस्टर सेन आप नीचे बिना कुछ पहने ही जेनहाओ के सामने बैठे हुए हैं तो उसकी तो हालत ख़राब होगी ही। जेनहाओ कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तो मिस्टर सेन कहते हैं, क्या तुम मुझे गिराना चाहते हो? और उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो, क्या मुझ में कोई कांटा लगा हुआ है, पास आओ। जेनहाओ ये सुन के कहता है, तुम ये इतनी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट क्यों करते रहते हो? और इन दोनों की ये सारी हरकतें कार में बैठे कुछ लोग कहते हैं ये मोटरसाइकिल पे ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कृपया करके आप लोग सावधानी बरतें। मिस्टर सेन जेनहाओ का कॉलर पकड़ के खींचते हुए पूछते हैं, मैं अजीब क्यों हूँ, तुम हो? अब जेनहाओ कहता है, हाँ मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है और तुमने कहा था कि हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर मिस्टर सेन जेनहाओ से कहते हैं, दूरी बनाए रखो, मैंने कब ऐसी बकवास की है? तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ आओ, बकवास बंद करो, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। जेनहाओ फिर ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है तुमने खुद ही इसे कहा है तो फिर मैं यह करूँगा। ये कह के जेनहाओ मिस्टर सेन के ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, जिससे कि मिस्टर सेन मोटर बाइक पे जैसे हम लोग लेट नहीं जाते हैं उस टाइप हो जाते हैं। तो मिस्टर सेन कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जेनहाओ कहता है, तुमने ही तो इसे मांगा था तो मुझे अब दोष मत दो। मिस्टर सेन उसे इडियट कहते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी आंखें खोलो, सड़क पर ध्यान दो।
उन लोगों की ये सारी नोकझोंक पीछे खड़ा तो जैन हाउ कहता है हिलो मत, ये खतरनाक है। उन दोनों की ये सारी नोकझोंक एक ट्रैफिक ऑफिसर देख रहा होता है। ग्रीन सिग्नल होने पर जैन हाउ मोटरसाइकिल खूब रेस में चलाता है, जिसे मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं उससे, आंखें बंद करके गाड़ी चलाना खतरनाक है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, रोको। पर मिस्टर सेन आप ही ने अपना आंख बंद किया हुआ है, जैन हाउ तो आंख खोल के मोटरसाइकिल चला रहा है। और ये ट्रैफिक ऑफिसर जैन हाउ और मिस्टर सन के पीछे पड़ जाता है, उसे रोक के कहता है अगली बार ऐसा मत करना, और ये रहा तुम्हारा टिकट। जैन हाउ उनसे माफ़ी मांगता है कि हाँ ऐसा नहीं दोबारा करूँगा। जैन हाउ मिस्टर सन की ओर देखता है तो मिस्टर सन कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन ने कहा था कि यह वह प्लेस है जिसकी आपको तलाश है। जैन हाउ सामने देख के कहता है लेकिन क्या तुमको यकीन है कि ये वही जगह है तुम जिसकी बात कर रहे थे? क्या ये बार्थ चैंपियनशिप नहीं है? मिस्टर सन का नाम लेता है और देखता है उनकी ओर तो मिस्टर सन नीचे बैठ के अपना मुंह घुटने पे रख के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यह क्यों बन गया? चैंपियनशिप चली गई, हर कोई चला गया, वो कहाँ है? रोते हुए कहते हैं क्या वह भी चला गया? जैन हाउ मिस्टर सन के हाथों पे अपना हाथ रखते हुए उनसे कहता है मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो, उसका नाम क्या है? मिस्टर सन अपने टियरी आइज से जैन हाउ की ओर देखते हुए कहते हैं उसका नाम फू जियाओ है। वेंडिंग मशीन का बटन दबाते हुए जैन हाउ सोच रहा होता है फू जियाओ के बारे में। तभी उसे एक कैन देते हुए एक आदमी कहता है ये मेरी तरफ से है, इसे ले लो। जैन हाउ उसे थैंक यू कहता है। वो आदमी तब कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप अंदर जाना चाहेंगे? यहाँ 50% की छूट है। जैन हाउ कहता है हाँ माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कहीं मिला हूँ? वो आदमी कहता है क्या? जैन हाउ कहता है तो यहाँ एक रैली थी। वो आदमी कहता है यह 20 साल पहले की बात है, यह नेशनल चैंपियनशिप की रेस का चौथा एंट्रेंस डोर था। रेस के बाद पूरे एरिया की योजना सरकार द्वारा बनाई गई, फिर मैंने रेसिंग छोड़ दी और टीम टूट गई। मैंने अपनी पत्नी के साथ सरकारी सब्सिडी से यहाँ एक बार्थ सेंटर खोल लिया। इन पुरानी बातों का जिक्र 10 सालों से ज़्यादा का समय से नहीं हुआ है, आपको इसमें दिलचस्पी क्यों है? और जैन हाउ अपने मन में मिस्टर सन के बारे में सोचते हुए कहता है क्योंकि मैं किसी को खोजना चाहता हूँ। ओह हाँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरह मैंने आपको पहचाना। वो आदमी कहता है क्या आपके पास कोई पिक्चर है? जैन हाउ कहता है देखिए ये आप हो, है ना? वो आदमी पिक्चर को देखते हुए कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, ये पिक्चर मेरी पत्नी ने गलती से खो दी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे यहाँ दिखाई देगी। प्लीज़ मुझे वीचैट पर जोड़ें और बाद में मुझे ये पिक्चर भेजें। मैं पहले बहुत पतला था, मुझे वह समय बहुत याद आता है जब हम एक साथ थे। तो जैन हाउ पूछता है क्या आपको ये दोनों याद हैं, स्पेशली ये व्यक्ति? ओह हाँ, बाईं ओर वाला सन है, वह हमारी टीम में सबसे यंग था। वह फू जियाओ को बहुत मानता था, वह हर दिन उसका पीछा करना और सवाल पूछना पसंद करता था। मुझे याद है कि उसे उसके मुंह पे टैग अलॉग कहा गया था। वह वही है, वह हमारी टीम में सबसे अच्छा रेसर था। दुख की बात है वह खेल हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह गलती करेगा और कार पलट जाएगी। ना ही हमने सोचा था कि दुर्घटना इतनी गंभीर होगी कि उसकी जान चली जाएगी। मुझे याद है कि उसकी एक बेटी थी। जिस साल ये एक्सीडेंट हुआ उसकी बेटी कुछ ही साल की थी। वह सिंगल पेरेंट था और जब वह मर गया तो उसकी लड़की के पास मदद करने के लिए कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। जैन हाउ ये सब सुनने के बाद कहता है उसकी बेटी ज़रूर ही फू है। आदमी कहता है फू? मुझे नहीं लगता कि फू जियाओ ने अपनी बेटी को फू कहा होगा। क्या आप उसकी बेटी को जानते हैं? जैन हाउ कहता है वेल हाँ, और अपने मन में सोचता है तो फू पहले उसका नाम नहीं था। मिस्टर सन ने जब उसे गोद लिया तो उसका नाम बदलकर सैन फू कर दिया होगा।
और जन-हाओ मिस्टर सेन और उस पिक्चर के बारे में सोचता है और नाम लेता है फू जिआओ का गेम। तो रेस में ऐसा पहले कुछ हुआ था, तो मिस्टर सेन को पता नहीं था कि यह कैसे बताना है फू को, किस तरह का व्यक्ति उसे इतना बदल सकता है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ। फिर हम मिस्टर सेन को देखते हैं, वो मोटरसाइकिल पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि जन-हाओ को इतना देर क्यों लग रहा है, क्या उसे अभी तक फू जिआओ नहीं मिला है। तभी वहाँ जन-हाओ आते हुए कहता है मैं वापस आ गया हूँ। फिर मिस्टर सेन खुश होते हुए पूछते हैं क्या हुआ, फू जिआओ कहाँ है, तुमको क्या उसका ठिकाने का पता चला। मिस्टर सेन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं मुझको। तो जन-हाओ कैन आगे करते हुए कहता है वेल मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, शायद उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वह कुछ समय के लिए यहाँ से चला गया है। मिस्टर सेन जन-हाओ के हाथ से कैन छीनते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं खुद पता लगा लूँगा। जन-हाओ मिस्टर सेन का हाथ पकड़ के रुकते हुए कहता है दरअसल वो, और मिस्टर सेन उससे नाराज़ होते हुए कहते हैं मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा, मैं उसे जानता हूँ, वह ऐसा नहीं चला जा सकता, शायद वह किसी परेशानी में है, मुझे उससे मिलना है। तो जन-हाओ कहता है दरअसल तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अपने मन में कहता है मैं किस बारे में बात कर रहा था, मैं मरे हुए आदमी को कहाँ से ढूंढूंगा। तभी मिस्टर सेन कहते हैं बाथटब में बैठ के अरे तुम किस बात पर रो रहे हो, तुम्हें बुलबुले बनाने चाहिए। तो चौंक के जन-हाओ मिस्टर सेन की ओर देख के कहता है नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि क्या ये बुलबुले काफ़ी नहीं हैं, क्या तुम और चाहते हो। मिस्टर सेन अपना मोबाइल चलाते हुए कहते हैं जैन मैंने इसलिए नहीं तुम्हें छोड़ा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लोगे। और मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस। जन-हाओ बोलता है थैंक यू यंग मास्टर, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। मिस्टर सेन कहते हैं अच्छा तो फिर मेरे पैरों की मालिश करो, मैं पूरे एक दिन पैदल चल के थक गया हूँ, ये मुझे मार रहा है। ये कहते हुए जन-हाओ के सीने पे अपने पैरों को क्रेस करते हैं, जिससे जन-हाओ ब्लश करते हुए कहता है खैर मुझे डर है कि यह सही नहीं होगा। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। मिस्टर सेन आप इतने ज़्यादा क्यूट बन गए हो कि जन-हाओ को खुद को संभालने में दिक्कत आ रही है। बेचारा जन-हाओ खुद को संभालने की जाने कितनी कोशिश कर रहा है, खुद के दिमाग में संत बनते ही जा रहा है और खुद को कंट्रोल करते हुए मिस्टर सेन से कहता है माफ़ कीजिए, क्या ये बॉडीगार्ड का काम है। नहाने के बाद मिस्टर सेन के बाल सुखाते हुए जन-हाओ कहता है तुम हमेशा इधर उधर क्यों घूमते रहते हो, तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो गया है, हिलो मत। तो मिस्टर सेन उससे कहते हैं क्या तुमने किसी के बाल सुखाए हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जन-हाओ कहता है क्या तुम ही तो झुक के बैठे हो, तो मैं कैसे अच्छे से बाल सुखा सकता हूँ। तो मिस्टर सेन उससे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम अगर अच्छे से करते तो क्या मैं झुक जाता। चले जाओ, मुझे यह नहीं चाहिए, तुम बहुत क्लमजी हो। फिर जन-हाओ मिस्टर सेन को उठा के उनका बाल सुखाते हुए कहता है नहीं तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और मिस्टर सेन चिल्लाते हैं नहीं। तो फिर जन-हाओ मिस्टर सेन का पैड छीनते हुए कहता है मैं पैड ले रहा हूँ और काम पूरा होने पर उसे वापस कर दूंगा। तो मिस्टर सेन चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की, तुम बहुत बोल्ड हो, इसे मुझे वापस दो। तो जन-हाओ कहता है ठीक है तो तुम इससे खुद वापस ले लो। पर मिस्टर सेन जन-हाओ से वापस नहीं ले पाते हैं। तो वो जन-हाओ से कहते हैं तुम किस बात पर हंस रहे हो, अभी इसे अनलॉक करो, तुम बाद में इसे अनलॉक कर दोगे है ना। फिर जन-हाओ कहता है हाँ समझ गया। मिस्टर सेन उससे पूछते हैं समय क्या हो रहा है। तो जन-हाओ बताता है रात के 8 बज रहे हैं, क्या हुआ। तो मिस्टर सेन क्यूट तरीके से कहते हैं मुझे सोने से पहले कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो जन-हाओ ब्लश करते हुए उसका ये रिएक्शन आता है क्या एक्सरसाइज सोने से पहले। जन-हाओ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और कमरे के बाहर से ये आवाज़ आती है जल्दी करो अब, और मैं ये नहीं कर सकता। और ब्लश करते हुए कहता है ये सचमुच बहुत ख़राब पोस्चर है। मिस्टर सेन हाँफते हुए कहते हैं तुम इतने यूजलेस क्यों हो। गाइस आप लोग ज़्यादा कुछ गड़बड़ दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ, वो लोग सच में एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। जन-हाओ शिकायत करते हुए कहता है तुम्हारे लिए ये आसान है, मैं आधे घंटे से एक ही पोस्चर में हूँ और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। जब तुम थक जाते हो तो अपनी सांस को पकड़ने के लिए लेट जाते हो।
ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं शिकायत करना बंद करोगे और ठीक से मुझे पकड़ो। फिर जैन हाउ कहता है अगर तुम इतना ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हो तो जिम क्यों नहीं जाते। तो मिस्टर सन चौंक के पूछते हैं क्या मेरे घर में ये है? तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तुम्हें बॉडीगार्ड किसने बनाया? ये कहते हुए मिस्टर सन जैन हाउ के करीब चले जाते हैं जिससे जैन हाउ ब्लश करने लगता है और मिस्टर सन का पैर छोड़ देता है जिससे मिस्टर सन गिरते हैं और जैन हाउ उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर सन गुस्से से अपना पैर पटकने लगते हैं और कहते हैं बेवकूफ़ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया बेवकूफ़। और जैन हाउ कहता है तुम मेरे बहुत करीब थे। तभी मिस्टर सन का पैर आके उसके चेहरे पर लगता है और मिस्टर सन उससे कहते हैं तुम इसका दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो। फिर वो अपना पैर ही पकड़ के बैठ जाते, कहते हैं तुम इतने हार्ड क्यों हो? बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज रात एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। और जैन हाउ अपना चेहरा पकड़ के कहता है ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मिस्टर सन जैन हाउ को रोकते हुए कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? जैन हाउ तकिया उठा के हंसते हुए कहता है खैर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर सन कहते हैं नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और सोना होगा। मिस्टर सन की ये बात सुन के जैन हाउ अपना चेहरा छिपा के कहता है अच्छा मैं समझता हूँ तुम अंधेरे से इतना डरते हो कि अकेले सो नहीं पाते। मिस्टर सन का चेहरा ये सुन के एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कैसे ये कैसे संभव है? नहीं चले जाओ, अभी चले जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? मिस्टर सन का ये रिएक्शन देख के जैन हाउ कहता है ठीक है समझ गया, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो। मिस्टर सन ने गुस्से से चादर उठा दिया था जहाँ पे क्यों क्यों था और क्यों क्यों मिस्टर सन को अनहैप्पी तरीके से देख रहा होता है जिससे मिस्टर सन डर जाते हैं और जैन हाउ के गोद में चढ़ जाते हैं। जिससे जैन हाउ कहता है क्या गलत है, क्या मतलब है? क्योंकि मिस्टर सन कांपते हुए कह रहे होते हैं रज़ाई। तो जैन हाउ पूछता है रज़ाई, क्या रज़ाई में कुछ खराबी है? मिस्टर सन कहते हैं रज़ाई में एक गेंद दानव है। क्योंकि क्यों रज़ाई में गेंद की तरह इधर उधर लुढ़क रहा होता है। तभी क्यों रज़ाई से बाहर निकलता है और जैन हाउ उसे देख के कहता है वेल ये तो क्यों है। वो मिस्टर सन से कहता है देखो ये तुम्हारा पसंदीदा क्यों है। ये सुन के मिस्टर सन के शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है और जैन हाउ उनसे कहता है तुम सीरियस तो नहीं हो ना, ये बॉल डीमन नहीं है। बेचारा क्यों के आंख से आंसू निकल जाते हैं, उसके मालिक ने उसे डीमन कहा। रात का समय हो रहा होता है और जैन हाउ सो रहा होता है, उसे वो नींद में ही कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मुझे जकड़ रहा है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है मिस्टर सेन उसके पास सो रहे होते हैं। वो कहता है वो बहुत करीब है मिस्टर सेन। वो ब्लश करते हुए सोचता है तुम नंगे क्यों हो, मुझे पैर हटाने दो। वो पैर हटाने के लिए अपना हाथ नीचे लेके जाता है, तभी उसका हाथ मिस्टर सेन की उस फट पे छू जाता है क्योंकि मिस्टर सेन नेकेट होते हैं। वह क्यों अभी नंगा क्यों है? मिस्टर सेन पूरी तरीके से नेकेट होकर सो रहे होते हैं। जैन हाउ उन्हें धक्का मारता है, खुद से थोड़ा दूर करता है और अपना मुंह फेर के सोने लगता है। जैन हाउ अपना मन में कहता है कुछ भी नहीं हुआ, बस अब सो जाओ। तभी मिस्टर सेन जैन हाउ के कानों को पिंच करते हैं जिससे जैन हाउ ब्लश हो जाता है और वो नींद में बोलते हैं बेंट, और उसके कानों को खींचते हुए कहते हैं बेंट रोड, गाड़ी धीमी करो और एस्केलेटर पर पैर रखो। और जैन हाउ रोते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो उठ के बैठ जाता है, अपने कानों को पकड़ के कहता है क्या वो अपने सपने में भी गाड़ी चला रहा है? वो सोते हुए मिस्टर सन को देखता है और कहता है क्या उसे कोई बुरा सपना आ रहा है? वो मिस्टर सन के करीब जाता है तो उसे सुनाई देता है फूजियाओ। मिस्टर सन सपने में फूजियाओ का नाम ले रहे होते हैं और जैन हाउ उनके सर को छूते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वह सचमुच तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। जैन हाउ मिस्टर सन के बगल में सो के उनके चेहरे को छूते हुए कहता है वो व्यक्ति किस तरीके का है? मुझे उत्सुकता हो रही है, उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, कल उसे मैं नाई के पास ले जाऊंगा। फिर वो अगले दिन उनको बाल कटवाने के लिए सैलून में लेके जाता है। वो वहाँ पे बैठ के मैगजीन देखते हुए कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी उसे नाई की आवाज़ आती है फिनिश, क्या आपको मेरे द्वारा आपके लिए डिज़ाइन की गई हेयर स्टाइल पसंद आई है? यह मोस्ट पॉपुलर लिटिल ट्रेड लॉन्ग है, ये यंग लोगों को सूट कर रहा है। मिस्टर सेन देख के कहते हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और जैन हाउ इस डिज़ाइन को देख के तो उसके मुंह से कॉफ़ी बाहर निकल आती है।
फिर मिस्टर सन नाई को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं मुझे भी ऐसा ही हेयर स्टाइल दो। नाई फ़ोटो को देख के कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप अभी भी स्टूडेंट नहीं हैं? क्या आप वाकई अपने बालों को लाल रंग करवाना चाहते हैं? मिस्टर सन कहते हैं लाल? नाई फ़ोटो को दिखाते हुए कहता है क्या मैं इसे डार्क हेयर कलर में बदल दूं? फ्लेक्सल ब्राउन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मिस्टर सन फ़ोटो को देख के कहते हैं मैंने गलती कर दी, और वो उससे फ़ोटो छीन के कहते हैं ये फ़ोटो नहीं, इसके अलावा ये कोई अच्छा हेयर स्टाइल नहीं है, मैं ये नहीं चाहता। वो दूसरा फ़ोटो देते हुए कहता है ये वही है जो मुझे हेयर स्टाइल चाहिए। तो नाई पूछता है क्या आपको यकीन है? तो मिस्टर सन कहते हैं डेफिनेटली। वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप जानते हैं कि इस फोटो में दिखाई दे रहे आदमी को? तो नाई कहता है हाँ, गो जियाओ चेंग, यह इस तस्वीर पर लिखा हुआ है। तभी मिस्टर सन फू जियाओ का फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं मेरा मतलब है इस पिक्चर से। नाई कहता है मुझे नहीं मालूम। मिस्टर सन कहते हैं क्यों? आखिरकार कोई उसे क्यों नहीं जानता? ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह एक बहुत अच्छा रेसर है। आखिरकार इस शहर में कोई भी उसे क्यों नहीं जानता? उसके बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग करती हुई एक लड़की को देखते हैं जो कहती है हेलो लेडीज़, मैं आपकी लेडी ली हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि आज मैं आपकी पसंद की कुछ क्यूटीज से मिल पाऊंगी या नहीं। तभी वो देखती है मिस्टर सन और जेन हाउ को। वो कहती है वाह, दो हॉट लड़के, आज लकी डे है। वो उन दोनों के करीब आके कहती है हेलो दोस्तों, क्या आप लोग हेलो कहना चाहेंगे? और लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट कर रहे होते हैं सब लोग OMG, क्या वे मूर्तियां हैं? मुझे वे दोनों चाहिए, मुझे उन्हीं की जानकारी दीजिए। आप इतने छोटी क्यूटी बच्चे को नहीं जाने देंगी, है ना? तभी वो मिस्टर सन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है अफसोस प्यारी, इतने शर्मीले मत बनो, मेरे ऑडियंस कह रहे हैं कि वे तुम्हें पसंद कर रहे हैं। और मिस्टर सन घबराते हुए कहते हैं ये औरत क्या कर रही है, इसे यहाँ से भगाओ। फिर जेन हाउ बताता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है, यह ठीक है, डरो मत। ये सुन के हमारे क्यूट मिस्टर सन पूछते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट, क्या यह टीवी पर है? तो जेन हाउ बताता है इसका अर्थ लगभग वही है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर। लाइव ब्रॉडकास्ट का ऑडियंस वर्ग आवश्यक रूप से टीवी ब्रॉडकास्ट के ऑडियंस जितना बड़ा नहीं है। मिस्टर सन कहते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट, क्या मैं लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को मेरे लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? यह कहते हुए वो अपने जेब से फ़ोटो निकालते हैं। तभी मैडम ली मिस्टर सन के करीब आके कहती हैं ऑफ कोर्स क्यूटी। फिर मिस्टर सन उससे कहते हैं तुम्हारी पलकें मुझे चुभ रही हैं, दर्द हो रहा है। सबसे पहले आपको हमें अपनी संपर्क जानकारी देनी होगी, अपना WeChat ID अभी दें। मिस्टर सन कहते हैं संपर्क जानकारी, मैं अपना कार्ड साथ नहीं लाया। WeChat क्या है? और कमेंट में लोग कह रहे होते हैं हाँ क्यूटी तुम बहुत प्यारे हो, क्या कोई अन्य व्यक्तिगत जानकारी? मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैं उसे नहीं जानता। अगर मैंने ऐसे हैंडसम मैन को देखा होता तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर सन फोन में देखते हुए कहते हैं उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? तो मैडम ली कहती हैं वह कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। क्यों ना मैं आज रात अपने मोमेंट्स पर आपके लिए ये पोस्ट करूं, मेरा WeChat QR कोड स्कैन करो और मुझे जोड़ो, अगर कोई सुराग मिलेगा तो मैं आपको सूचित करूंगी। मिस्टर सन अपने मन में कहते हैं मोमेंटस QR कोड। फिर लेडी ली पूछती है आपका हैंडसम दोस्त कब वापस आएगा? और मिस्टर सन कहते हैं मुझे भूख लगी है, वह मेरे लिए फ्राइड चिकन खरीदने गया है। लेडी ली अपना QR कोड देते हुए कहती है मेरा QR कोड है, इसे स्कैन करो। मिस्टर सन QR कोड को देखते हुए कहते हैं स्कैन इस तरह से। ये सुन के मैडम ली कहती है क्यूटी क्या आप एशियन टाइम से हैं? मिस्टर सन घबराते हुए कहते हैं कि क्या गड़बड़ है, मैंने कभी कोड स्कैन नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे कैसे स्कैन करना है? और लोग बात कर रहे होते हैं क्या उसने टाइम ट्रैवल किया है, क्या वह नाटक कर रहा है या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है?
फिर लेडी ली कहती है क्यूटी, अब 2020 है, यहाँ तक कि देश का हर एक कोई QR कोड स्कैन करना जानता है। मिस्टर सेन चौंक के कहते हैं, 2020 से आपका क्या मतलब है? फिर लेडी ली कहती है, अब 2020 है, आप इतने हैरान क्यों हैं? हे, तुम सच में टाइम ट्रैवल नहीं किए हो, है ना? बेतुका मत बनो। अगर तुम कहते हो कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है तो मैं मुश्किल से इस पर यकीन कर सकती हूँ। मिस्टर सेन चारों ओर देखते हुए और कुछ सोचते हुए कहते हैं, 2020 बात सेंटर, मोबाइल फ़ोन, लाइव ब्रॉडकास्ट, रेसिंग, टाइम ट्रैवल, बॉडीगार्ड। अचानक से बारिश होने लगती है। मिस्टर सन फू जियाओ का फोटो देख रहे होते हैं और पीछे से लेडी ली कहती है, अचानक से बारिश क्यों होने लगी? यह बहुत परेशान करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे गर्ल्स। मुझे लगता है कि बारिश के कारण तापमान बहुत गिर गया है। और मिस्टर सन फू जियाओ का फोटो लेके बारिश में खड़े होते हैं। तभी मिस्टर सन के पीछे से एक आदमी उनके कंधे पे हाथ रख के, हे क्यूटी, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या तुम मेरे स्टोर पर बारिश से बचने के लिए आओगे? हम कुछ मजा करेंगे। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मिस्टर सन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे जाने दो। फिर वो आदमी उनका हाथ पकड़ के कहता है, नहीं, मुझसे डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, उसे छोड़ दो। और ज़ेन हाओ उस आदमी को आके एक मुक्का मारता है और कहता है, उसे मत छुओ। वो आदमी दर्द से चीखता है। मिस्टर सन फिर ज़ेन हाओ को देखते हैं। उसके बाद वो आदमी भागते हुए कहता है, डैमेड, मैं तुम्हें याद रखूँगा। फिर ज़ेन हाओ मिस्टर सन से पूछता है, मिस्टर यंग मास्टर, क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या उसने तुम्हें धमकाया? ओह हाँ, मैं तले हुए चिकन को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी में था और ये गीला हो गया है। माफ़ करना। तुमको भूख लगी होगी। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमें जल्दी वापस लौट जाना चाहिए। इस फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में टेक अवे की सुविधा है। फिर मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझसे इसे कब तक छिपाओगे? झूठे, तुम फू जियाओ को नहीं ढूंढ सकते, है ना? तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ बोलते हुए ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे बॉडीगार्ड भी नहीं हो, है ना? आखिरकार तुम हो कौन? ये सब सुन के ज़ेन हाओ कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अब साल 2020 चल रहा है। वास्तव में तुम पहले से ही सेन ग्रुप के चेयरमैन हो। तुम अब यंग मास्टर नहीं रहे और मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ। मैं आपका सन इन लॉ हूँ। मिस्टर सन ये सुन के चौंक जाते हैं और बोलते हैं, सन इन लॉ? ज़ेन हाओ कहता है, हाँ, सन इन लॉ, और तुम्हारी एक स्मार्ट और प्यारी बेटी है, उसका नाम फू है। मिस्टर सन कहते हैं, मेरी एक बेटी है? तो फिर फू जियाओ के बारे में क्या? मिस्टर सन जब ये बोलते हैं तो ज़ेन हाओ चुप ही रहता है। तो मिस्टर सन उससे कहते हैं, फू जियाओ, उसे ढूंढना असंभव है ना? और नेशनल चैंपियनशिप, वो रेस जिसमें फू जियाओ भाग लेने जा रहा था, क्या वह जीत गया? ज़ेन हाओ कहता है, दरअसल मैंने उसकी जांच की और पाया कि इसे विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। मिस्टर सन कहते हैं, रद्द कर दिया गया? कैसे? और बगल में देखो गाइस, ज़ेन हाओ खुद को गोली मार रहा है और मन में कहता है, ये तो बहुत करीब था, मैंने आखिरकार उससे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन उसे क्रूर सच्चाई बताना बेहतर होता। मिस्टर सन फू जियाओ के बारे में सोचते हुए कहते हैं, यह वही खेल था जिसका वह 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। उसे बहुत दुख हुआ होगा कि इसे इस तरह रद्द कर दिया गया, तो फिर मैं वही खेल फिर से चलाऊंगा। फिर ज़ेन हाओ कहता है, दरअसल तुमको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तभी ज़ेन हाओ चौंक के कहता है, क्या? तुमने क्या कहा कि तुम इसे करने जा रहे हो? और मिस्टर सन कहते हैं, मैंने कहा कि मैं फिर से वही खेल खेलूंगा। अगर फू जियाओ को खेल की खबर पता चल गई तो वह निश्चित रूप से मेरे लिए वापस आएगा। तो फिर मैं एक न्यू नेशनल रैली चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहा हूँ। ज़ेन हाओ की शक्ल को देख वो परेशान होते हुए कहता है, क्या रेस आयोजित करना इतना आसान है? और इतने साल हो गए हैं, भले ही उसे यह पता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह
इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि ऐसे रेस में भाग लेने के लिए कितना समय लगता है यंग मास्टर? मिस्टर सेन अपना ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकालते हुए कहते हैं, मुझे अब से यंग मास्टर मत कहो, अब से मुझे चेयरमैन कहो। पैसा मेरे लिए एक इशू कैसे हो सकता है? अगले सीन में आवाज़ आती है, पासवर्ड कई बार गलत दर्ज किया गया है और खाता फ्रीज कर दिया गया है। कृपया खाता अनलॉक करवाने के लिए बैंक काउंटर पर अपना आईडी कार्ड लेकर आइए। और पीछे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर सेन से जल्दी करने के लिए कह रहे होते हैं, आप मुझे मेरा पैसा निकालने क्यों नहीं देते? यह मेरा पैसा है। ये कहते हुए मिस्टर सेन शीशे पे मार रहे होते हैं और बैंक स्टाफ कहता है, आप पैसा निकाल सकते हैं पर आप सही पासवर्ड डालें। तो फिर मिस्टर सन कहते हैं, अगर मुझे पासवर्ड पता होता तो क्या मैं अभी यहाँ होता? डैम इट, मुझसे 20 साल बड़ा व्यक्ति कौन सा पासवर्ड सेट कर सकता है? यह मेरा जन्मदिन नहीं, ना ही मेरी बेटी का। मैं बहुत गुस्से में हूँ। पीछे से जैन हाउ मिस्टर सन को शांत करते हुए कहता है, चलो कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, अब स्टाफ को परेशान मत करो। एक आदमी आग में घी डालने का काम करते हुए कहता है, अरे मैंने आप में से कई ऐसे लड़कों को देखा है जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं और हमेशा अपने पिता के नाम पर पैसे ठगने के लिए यहाँ आते हैं। ये वाकई बेशर्मी है। जैन हाउ डरते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ। आदमी कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, वह विकलांग नहीं है, वो अपने दम पर पैसे कमा सकता है। और ये सब सुन के तो मिस्टर सन के शरीर से गुस्से के मारे आग निकल रही है, जिससे जैन हाउ डरते हुए कहता है, नाराज मत हो यंग मास्टर। और मिस्टर सन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो, मुझे पैसे दो। वहाँ पे एक पर्सन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और एक आदमी कहता है, वहाँ डकैती हो रही है। ये सब सुन के जैन हाउ मिस्टर सन को उठाता है और भागने लगता है। और मिस्टर सन जैन हाउ से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। और उन दोनों के पीछे गार्ड भागते हुए कहता है, भागो मत, रुको वहीं पर। और जैन हाउ मिस्टर सन से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें जमानत पर छुड़ाना नहीं चाहता। फिर मिस्टर सन कहते हैं, पुलिस स्टेशन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे? तो जैन हाउ कहता है, मुझे नहीं पता, शायद धोखाधड़ी या गिरफ्तारी का विरोध या इससे भी बदतर डकैती। मिस्टर सन कहते हैं, क्या ये डकैती होगी यदि मैं अपना पैसा ले जा रहा हूँ? जैन हाउ कहता है, वैसे भी आप अपने खाते में मौजूद धन का उपयोग नहीं कर सकते। फिर मिस्टर सन कहते हैं, तो फिर मेरे खेल के बारे में क्या? तो जैन हाउ कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, वो अपने क्रेडिट कार्ड और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट देते हुए कहता है, ये सब मेरी 20 साल से ज़्यादा की बचत है। मिस्टर सन कहते हैं, ये क्या है? तो जैन हाउ कहता है, क्या आपने रियल एस्टेट नहीं देखा? फिर मिस्टर सन कहते हैं, हाँ मेरे पास है, लेकिन आप 20 साल से अधिक समय से यह कुछ बचत कैसे है? जैन हाउ रोते हुए कहता है, मैंने अपने घर पर 10 साल का गिरवी चुका दिया। मिस्टर सन खुश होते हुए कहते हैं, हाँ सही, रियल एस्टेट। जैन हाउ कहता है, जल्दी करो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। इसे ले लो, नहीं तो मुझे पछताना पड़ सकता है। मिस्टर सन कहते हैं, तो क्यों ना हम आसपास से देखें और देखें कि क्या हमें कुछ रियल एस्टेट सर्टिफिकेट मिल सकता है। देखो वे 13 हैं, उनमें से 5 विला बेजिंग प्रथम रिंग रोड के अंदर के क्षेत्र में है। मेरा 20 साल पुराना वर्जन, बहुत बढ़िया। जैन हाउ हैरान है अपना 20 साल की संपत्ति को देख के और मिस्टर सेन की 20 साल की संपत्ति को देख के। हाँ, अब पैसे का मामला तो हल हो गया है, किसी स्थान के लिए आवेदन करना तो प्रश्न ही नहीं। जैन हाउ कहता है, खैर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, 13 घर हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समुद्र में मेरी छोटी सी बूंद की जरूरत है। ये कहते हुए जैन हाउ अपना प्रॉपर्टी के कागज उठाने लगता है, तो मिस्टर सेन उसके हाथ पे थप्पड़ मार के कहते हैं, ये अभी पानी है, इसके अलावा वे अब मेरे हैं क्योंकि आपने उन्हें मुझे दे दिया है। मैं पूंजीपति हमेशा यही करता है, कल मैं पूंजीपति तुम्हें दिखाऊंगा कि पैसा कुछ भी कर सकता है। नॉट अप्रूव नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैन हाउ कहता है, मिस्टर सेन अब क्या करें?
और मिस्टर सन पेपर को देखते हुए कहते हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैंने 1 महीने की कीमत पर 2 दिन के लिए आवेदन किया। उनके लिए अप्रूव ना देना असंभव है। मुझे इंचार्ज से बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मैनेजर कहता है, मुझे खेद है, अगले महीने इस जगह पे एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और एक गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, इसलिए आसपास किसी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं है। बेशक ये हमारे डायरेक्टर का निर्णय है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता हूँ। हमें केवल 2 दिन चाहिए और इसमें आपकी प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैनेजर कहता है, माफ़ करें, 2 दिन की भी अनुमति नहीं है और हमारे डायरेक्टर बहुत व्यस्त हैं, हर कोई उनसे बात नहीं कर सकता। ज़ेनहाउ कहता है, मिस्टर सन, क्यों ना हम कोई दूसरी जगह चुनें? मिस्टर सन कहते हैं, नहीं, यह वह जगह है जहां उसे रेस पूरी करनी थी, तो फिर मुझे ये रेस यहीं ख़त्म करनी है। अगर मैं कहीं और चुनूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं इसे नहीं बदलूंगा। मैनेजर कहता है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हार मान लें। अगर डायरेक्टर नहीं कहते हैं तो इसका मतलब नहीं ही है, कृपया जाइए। ये सुन के मिस्टर सन परेशान हो जाते हैं। तभी ज़ेनहाउ मिस्टर सन के सिर पर क्रश करते हुए कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। गाओजिन के फ़ोन पे ज़ेनहाउ का फ़ोन आता है तो गाओजिन उसे उठाता है। अरे ज़ेनहाउ, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हुआ? मैं सिटी हॉल में केवल शिक्षा यूनिट के लोगों को जानता हूँ। यदि आपको रिसर्च सेंटर से किसी को खोज रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और खुद के मन में कहता है, आपकी प्यारी बहन के खातिर। तभी पीछे से वहाँ के आता है और कहता है, कौन है भाई? गाओजिन कहता है, मूर्ख, तुम उसे नहीं जानते। के कहता है, आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। और गाओजिन उसे देख के चुप हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ेनान, ये फिर से तुम हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी ऑफिस में अचानक मत आना, और तुमने तो मेरी फ़ोन कॉल को भी चुपके से सुनी। मेरी नोटबुक कहाँ है? यह सब कुछ लिखना होगा। ये सब बात ज़ेनहाउ अपने फ़ोन से सुन रहा होता है और कहता है, क्या वो के था? और मिस्टर सन ज़ेनहाउ से पूछते हैं, क्या सब ठीक है? और देखो गाइस, मिस्टर सन खुद लेके खा रहे हैं फास्ट फूड और फू को रोकते हैं ये सब खाने के लिए। फिर ज़ेनहाउ कहता है, मुझे नहीं लगता कि वह कुछ कर सकता है, मैं बाद में अपने मेंटोर से पूछूंगा। हम डॉक्टर हो को देखते हैं। वो कहते हैं ज़ेनहाउ से, क्या ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? अच्छा, मुझे मत बताओ, आखिरकार तुमको पता चल ही गया कि तुम डेंटिस्ट बनने के काबिल नहीं हो और डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में जाने वाले हैं। ज़ेनहाउ अपना हाथ जोड़ के कहता है, नहीं नहीं, मुझे अभी डेंटिस्ट बनना पसंद है, कृपया मुझे उनसे बात करने में मदद करें। तो डॉक्टर हो कहते हैं, मैं बस एक डेंटिस्ट हूँ और मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं किसी राजनेता को नहीं जानता। ये सुन के ज़ेनहाउ अपने मन में कहता है, क्या कोई और दूसरा रास्ता है? मिस्टर सन बहुत निराश होंगे। ज़ेनहाउ को ऐसे देख के डॉक्टर हो कहते हैं, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। ये सुन के ज़ेनहाउ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाकई बहुत बढ़िया, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ? डॉक्टर हो ज़ेनहाउ के सर पे टपली मारते हुए कहते हैं, मेरे लिए सबसे अच्छा इनाम यह है कि आप अगली बार डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में फेल ना हो। ज़ेनहाउ हाँ कहता है। सीन शिफ्ट होता है। मैनेजर कहता है, ओह आप यहाँ हैं, मैं आपको ठेस पहुँचाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उस व्यक्ति के दोस्त हैं, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? कृपया यहीं आराम करें, डायरेक्टर जल्द ही यहाँ आएंगे। मिस्टर सन ज़ेनहाउ से कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम तो इतने शक्तिशाली व्यक्ति के दोस्त हो। ज़ेनहाउ कहता है, खैर हम इतने भी करीब नहीं हैं। मिस्टर सन खुश होकर कहते हैं, तुम कमाल हो ज़ैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार नहीं हो। मैं तुम्हें एक नई नज़र से देखने लगा हूँ।
और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, तो फिर क्यों ना तुम अपने दोस्त से सीधे ही हमारे प्लान को अप्रूव कराने के लिए क्यों नहीं कहते। तो जैनब कहता है, खैर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर सन कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया है, मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। जैनब के फ्लैशबैक में अस्पताल में डॉक्टर हो ने अपनी पत्नी से इसके बारे में मदद करने के लिए कहा था। मैं उनकी पत्नी से कई बार मिल चुका हूँ जब वह मेरे मेंटोर को लेने अस्पताल आती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली पॉलिटिशियन होंगी। डॉक्यूमेंट मेज पे पड़ा है। मिस्टर सन जैनब से कहते हैं, क्या यह डायरेक्टर हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करवा रहा है? वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा? क्या वह एक मोटा चिकना गंजा बूढ़ा आदमी है? तुम क्या सोचते हो जैन? क्या तुम इतने थक गए हो? खुद को देखो। मैनेजर डायरेक्टर के साथ आते हुए कहता है, वह बहुत लंबे समय पहले ही आ गए थे, वे अंदर बैठे हैं। मिस्टर सन जैनब को जगाते हुए कहते हैं, अपनी लार पोंछ लो, वो आ रहा है। डायरेक्टर अंदर आते हुए कहता है, आपको इंतजार कराने के लिए माफ करें, मीटिंग थोड़ी लंबी थी। क्या आप यहाँ साइड एप्लीकेशन के बारे में बात करने आए हैं? तो आप एक रैली आयोजित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है और मैं रेसिंग का सचमुच आनंद लेता हूँ। और इस डायरेक्टर का नाम है किन रुई, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के डायरेक्टर। किन रुई आगे कहता है, क्या सर्टिफिकेट अप्रूवल के अलावा मैं आपके लिए और कुछ भी कर सकता हूँ? दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ओह आप वाकई एक अच्छे ऑफिसर हैं जो जनता की राय से सहानुभूति रखते हैं। आप जैसे लोग दुर्लभ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमें साइड का उपयोग करने की अनुमति दें। यदि आप खेल देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सबसे अच्छी सीट की व्यवस्था करूँगा। किन रुई हंसते हुए कहता है, मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करने जाऊंगा। और पीछे से मैनेजर कहता है, लेकिन आपने कहा है कि। तभी किन रुई कहता है, मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव इवेंट की होस्टिंग से लोकल इकोनॉमी और एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। ये दोनों ओर के लिए जीत वाली बात है, इसलिए मैं आपका बहुत समर्थन करता हूँ। जैनब खुशी से रोते हुए किन रुई का हाथ पकड़ के कहता है, बढ़िया, क्या आप आज रात फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। किन रुई ठीक है कहता है। मिस्टर सन को देखो, एकदम बिल्ली की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जैनब के ऊपर चढ़ के कहते हैं, तुम किसी और की चापलूसी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यह सिखाया? जैनब घबराते हुए कहता है, मैं उसकी चापलूसी नहीं कर रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बस उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है यंग मास्टर, अच्छे बहनों, हम घर पर भी रहकर ये सब कर सकते हैं। पहले मुझे जाने दो। मिस्टर सन कहते हैं, पहले मुझे चेयरमैन कहो। गाइस, मुझे किन रुई कुछ क्रीपी लग रहा है। लगता है आगे चल के कुछ तो ये गड़बड़ करेगा। आप लोगों को क्या लगता है? किन रुई हंसते हुए उन लोगों को देख के कहता है, आप लोग वाकई बहुत करीब हैं। मुझे आज रात होटल में एक कार्यक्रम में भाग लेना है। मैं साइड एप्लीकेशन को अप्रूव करवा के आपके पास ला सकता हूँ। जैनब हंसते हुए कहता है, आज रात? हाँ जरूर। किन रुई उसे नंबर देते हुए कहता है, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, किसी भी समय कांटेक्ट करना। जैनब कहता है, हाँ, मैं होटल के लाउंज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैनब फिर कमरा नंबर पूछता है। मिस्टर सन की शक्ल को तो देखो, लगता है इन दोनों की करीबी मिस्टर सन को पसंद नहीं आई। मैं इसे मोबाइल फोन पर आपको भेज दूंगा। जाते हुए मिस्टर सन के कंधे पर टैप करते हुए कहता है, फिर मुलाकात होगी। और जैनब मोबाइल फोन में नंबर सेव करते हुए कहता है, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर इतने समझदार व्यक्ति होंगे। शायद यही अधिकारियों और लोगों के बीच का घनिष्ठ संबंध है। क्या आपको ऐसा लगता है चेयरमैन जी? मिस्टर सन अपना कंधा छूते हुए उसे देखते हैं और जैनब से कहते हैं, आज रात का अपॉइंटमेंट तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
रात के समय जैनब बियर पीते हुए कहता है, उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वहां ले जाना शर्मनाक होगा और मुझे घर पर ही खाने के लिए छोड़ दिया। मुझे भी आमंत्रित किया गया था। ये आदमी है बार्ट सेंटर का मालिक और पूर्व रेसिंग टीम का मैनेजर, और इसका नाम अभी तक मुझे पूरा पता नहीं चला है, बस इतना पता चला कि इसका नाम ली है, तो अब हम इसे ली ही कह के बुलाएंगे। ली कहता है हंसते हुए, मेरी पत्नी भी ऐसी ही है, वह मुझे कभी भी गंभीर मामले में नहीं ले जाती। उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत रफ हूँ। जैनब कहता, ये ऐसा नहीं है। तो मिस्टर ली कहते हैं, हाँ, आप यंग जोड़े हम जैसे नहीं हो सकते। जैनब कहता है, नहीं, मेरी पत्नी नहीं, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूँ। वह व्यक्ति अभी अभी मॉडर्न वर्ल्ड से परिचित हुआ है और उसे बहुत सी बातें नहीं पता। बाहर जाने से पहले उस व्यक्ति ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरा सेल फोन लेगा और किसी भी समय मेरी कॉल का जवाब देगा, लेकिन मैं अभी चिंतित हूँ। हम आधे घंटे पहले देखते हैं जहां जैनब कहता है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें। क्या आप जानते हैं कि उस तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुमको लगता है कि मैं 3 साल का हूँ? मोबाइल गेम में मैं अपने दोस्तों के बीच चौथे स्थान पर हूँ। फ्लैशबैक खत्म हुआ। जैनब कहता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे खेद है कि आपको ये सुनने के लिए बाहर खींच के लाया हूँ। ली कहते हैं, हे, क्या आपकी पत्नी सचमुच 3 साल की है? जैनब कहता, नहीं, मैंने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं है। तो ली कहते हैं, 3 साल की बच्ची के साथ डेट करना अभी भी अनुचित है, भले ही वह सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोई एक ड्रिंक में किसी तरीके का पाउडर मिला रहा होता है। मिस्टर सेन कहीं आए हुए हैं और मैनेजर कहता है, मिस्टर सेन, यह एक विशेष अवधि है। कमरे में प्रवेश करने से पहले कीटाणु शोधक आवश्यक है। मिस्टर सेन कहते हैं, समझ गया, जल्दी करो। और अपने मन में कहते हैं, ये डायरेक्टर किन सचमुच अजीब है। भूल जाओ, मैंने दिन भर बहुत सोचा होगा, पर इस कीटाणुनाशक की गंध कितनी अजीब है। हम कमरे में देखते हैं, ये तो किनरुई है। इसने पक्का ड्रिंक में नशे वाली पाउडर मिलाई होगी। मैनेजर कहता है, मिस्टर सेन, गेस्ट तैयार हैं। किनरुई उन्हें अंदर आने की कहता है। मिस्टर सेन अंदर आते हुए कहते हैं, माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। किनरुई पूछता है, मिस्टर जन कहाँ हैं? क्या उन्हें किसी और चीज़ से निपटना है? मिस्टर सेन कहते हैं, उसे दस्त हो गया है और वह उठ नहीं सकता। वाह मिस्टर सेन, क्या झूठ बोला है अपनी जेलसी में। किनरुई कहता है, अफसोस की बात है, आपको प्यास लगी होगी, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मिस्टर सेन उस शराब को देख के कहते हैं, यह व्यक्ति तो बहुत स्पष्ट है, केवल मूर्ख ही आपकी शराब पी सकता है। और उससे कहते हैं, नहीं, मैं शराब नहीं पी सकता, मैं साइड के लिए आवेदन के बारे में जानना चाहता हूँ। किनरुई कहता है, ऐसा लगता है कि आप मुझसे सावधान हैं। मिस्टर सेन कहते हैं, नहीं, मैं सचमुच शराब नहीं पी सकता। किनरुई कहता है, आप बहुत घबराए हुए हैं, क्या हम आराम करने के लिए कुछ खेल खेलें? मिस्टर सेन कहते हैं, खेल? आपका मतलब है मोबाइल गेम की तरह? किनरुई रिमोट दबाते हुए कहता है, ऐसा ही कुछ। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और किनरुई आगे कहता है, यह उतना ही मज़ेदार और रोमांचक है, और उसको बांधे रखता है। मिस्टर सेन शॉक्ड होकर कहते हैं, ये क्या है? किनरुई कहता है, मैंने सोचा कि हम तीनों एक साथ खेल सकते हैं। मिस्टर सेन गुस्से से कहते हैं, साले, क्या तू मजाक कर रहा है? किनरुई कहता है, बेशक 3 लोग बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक का आना भी ठीक है। आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं। तभी मिस्टर सेन को चक्कर आने लगता है और वो सोफे पे गिर जाते हैं और वो कहते हैं, क्या हो रहा है? मैं गर्म और कमज़ोर हूँ, मैंने शराब नहीं पी। किनरुई मिस्टर सेन का शर्ट निकालते हुए कहता है, क्योंकि मेरे पास एक और रास्ता था, कीटनाशक स्प्रे के साथ भी यही बात है।
मिस्टर सन कहते हैं कीटाणुनाशक धिक्कार है। उनकी आंखें बंद होने लगती हैं और आंसू निकलता है। मिस्टर सन जेनहाउ का नाम लेते हुए कहते हैं, डैम इट जेनहाउ।